हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमसे फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर एमबीबीएस तक पूछा जाता है और कभी ना कभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आता ही रहता है और फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये टॉपिक हमारा आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है और अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। आपने अगर ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है। दूसरे में देखेंगे हम इसका एक्टिवेशन, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मतलब होता है जो एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है। इसमें क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ प्रोटीन होती है। कितनी प्रोटीन होती है? मोर देन 20 से ज़्यादा प्रोटीन का इसमें ग्रुप होता है। जो ये प्रोटीन होती है ये क्या होती है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, ये क्या करती है? मान लो कोई एंटीजन बाहर से आया तो ये एक्टिवेट हो जाती है और उसके अगेंस्ट अपना काम करती है। और क्या होता है जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, इसकी जो प्रोटीन होती है, इसकी जो प्रोटीन का काम क्या होता है? दूसरा रेगुलेटरी रोल भी होता है। मान लो कैसे समझते हैं इसको भी हम। मान लो कोई एंटीजन आया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन तो एक्टिवेट हो ही जाती है, साथ में जो बाकी की प्रोटीन भी है उनको भी ये प्रोटीन क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, कि कहती है कि तुम भी एक्टिवेट हो जाओ, बाहर से एंटीजन आ चुका। जो इसके अंदर मोर देन 20 प्रोटीन होती है, हमने देखा भी कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जिनकी मल्टीपल सब यूनिट होती है। जस्ट एग्जाम्पल जैसे C3 और C5। जैसे C3 की 2 सब यूनिट होती है, CA और CB। ऐसी C5 की होती है C5B, C5A। और ये हमने सब यूनिट देखी इनकी। और जितनी भी सब यूनिट है इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफरेंट कंडीशन में, यानी कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सब यूनिट अपना अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। तो हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है। मान लो कोई एंटीजन तो आ गया, अब ये एक्टिवेट किससे होता है? एंटीजन ऐसे थोड़ी एक्टिवेट हो जाता है कोई भी चीज़। ऐसे तो हमारी नॉर्मल बॉडी में अगर ऐसे भी एक्टिवेट होने लगता तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो हम देखेंगे कि एक्टिवेट कैसे होता है। तो इसके एक्टिवेट होने के लिए हम 2 पाथवे पढ़ेंगे। एक पढ़े हम क्लासिकल पाथवे और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट पाथवे। अब देखते हैं हम क्लासिकल पाथवे में क्लासिकल पाथवे कैसे एक्टिवेट होते हैं। मान लो अगर कोई बाहर से एंटीजन आया और जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होती है, मेनली क्लासिकल में होती है IgG और IgM। ये 2 एंटीबॉडी होती है मेनली, ये हमारी बॉडी में होती है। तो बाहर से जो एंटीजन आया उसके साथ एंटीबॉडी ने मिला, एंटीबॉडी आपस में कंबाइन हो जाती है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देती है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? जो C1 प्रोटीन होती है, जो C1 प्रोटीन पहले इनएक्टिवेटेड थी, अब वो एक्टिवेटेड हो जाती है। जब C1 प्रोटीन एक्टिवेटेड हो जाती है, जो बाकी की प्रोटीन है जैसे C4 और C2, वो उनको कहती है कि एंटीजन का खतरा आ गया, आओ अपना काम शुरू कर दो। उसके बाद क्या होता है? जब C1 एक्टिवेटेड हो जाता है वो C4 और C2 को एक्टिवेट कर देता है, और जो C2 और C4 होते हैं वो एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। उसका नाम है C4b2a। क्या नाम है उसका? C4b2a। और ये जो C4b2a ये जो कॉम्प्लेक्स बना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है C3 ब्रेकडाउन का के लिए। बस ये अभी आप यहीं पर छोड़ दीजिए, हम आगे देखेंगे कि जो क्लासिकल और ऑल्टरनेट पाथवे होते हैं ये दोनों आप आगे जाके कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन इसका जो एक्टिवेशन स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो डिफरेंट है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया हमारा C4b2a। अब देखेंगे हम ऑल्टरनेट पाथवे। ऑल्टरनेट पाथवे कैसे एक्टिवेट होता है? जैसे कोई एंटीटॉक्सिन आया या फिर एंटीबॉडी, जैसे समटाइम्स एंटीबॉडी आती है IgA, और हमारी बॉडी में पहले से ही प्रोटीन होती है C3, स्मॉल क्वांटिटी में होती है लेकिन वो उसके साथ फॉर्मेशन मतलब एंडोटॉक्सिन और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ C3 प्रोटीन आपस में मिलकर एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो C3 प्लस फैक्टर बी क्या है? फैक्टर बी भी प्लाज्मा प्रोटीन है। ये दोनों आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसका नाम है C3b कैपिटल B स्मॉल b। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? C3 ब्रेकडाउन के लिए। किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है?
C3 ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमने देखा था क्लासिकल पाथवे में एक कॉम्प्लेक्स बन गया था, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बन गया था, दोनों कंबाइन हो जाते हैं और यही क्या करते हैं, C3 का ब्रेक डाउन करते हैं। जो C3 होता है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, एक होता है C3A और एक होता है C3B। जो C3A होता है वो अवे चला जाता है, A फॉर अवे, यानी कहाँ चला जाता है, सर्कुलेशन में चला जाता है। और जो C3B होता है वो फर्दर किसको स्टिमुलेट करता है, C5 को करता है। ऐसे ही C5 का ब्रेक डाउन हो जाता है 2 पार्ट्स में, 5A और 5B। ऐसे ही C5A अवे चला जाएगा और जो C5B अब अकेला रह गया। तो C5B क्या है, C5 के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और जब ये अकेला रहेगा तो इसकी जो बाकी के फ्रेंड है यानी कि C6, 7, 8, 9 ये आपस में आके इससे मिल जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं C5B 6, 7, 8, 9। या फिर इसका दूसरा नाम होता है MAC, मैक। मैक की फुल फॉर्म क्या होती है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मैक का फंक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए हमको। अब देखते हैं इसका, ध्यान से देखना। जैसे ये नॉर्मल एंटीजन है, ये तो नॉर्मल एंटीजन है, इसकी मेम्ब्रेन है। मान लो अगर इसका मैक का अटैक हो गया इसके ऊपर, एंटीजन के ऊपर, तो इसकी जो सेल वॉल है इसका डिस्ट्रक्शन कर देगा। जैसे आपको नाम में पता चल रहा होगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, यानी कि मेम्ब्रेन पे जाके अटैक कर देगा। जब इसमें यहाँ पे पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसके अंदर जो इसके जो एंजाइम है वो बाहर आ जाएंगे, एंजाइम बाहर आ जाएंगे, तो उसकी वजह से जो एंटीजन है उसे मार देगा। तो इसलिए मैक का अगर स्पेसिफिक फंक्शन बोले तो मैक का जो फंक्शन होता है वो होता है एंटीजनिक डैमेज, यानी कि एंटीजन को डैमेज कर देता। तो अगले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कि अगर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी और रेगुलेशन कैसे होता है, अगले पार्ट में हम देखेंगे ये वाला पार्ट। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।